यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। होगी जब इस पर 200 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, वरना आगे के एपिसोड नहीं आएंगे। एपिसोड 79। चांद अभी भी आंसू भरी आंखों से अपने हाथ में पकड़े मोबाइल की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, अगर आपको अपनी प्रेमिका के साथ ही रहना था तो फिर आप हमारी परवाह क्यों कर रहे हैं? क्यों कहा आपने कि हम आपकी पत्नी हैं? क्यों हमारे दिल के साथ आप खेल रहे हैं? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? कहते हुए चांद की आंखों से आंसू निकलने लगे। नज ने चांद को इस तरह से रोते हुए देखकर हैरानी से कहा, मैडम, क्या हुआ है आपको? आप ठीक हैं ना? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? नज की बात सुनकर चांदनी ने कुछ नहीं कहा। वो अभी भी रोते हुए मोबाइल को देख रही थी। नज ने चांद के हाथ से मोबाइल लेकर देखा तो व्योम और किसी और लड़की को इतने करीब देखकर वह भी हैरान हो गई। नज चांद की तरफ देख रही थी, जो कि अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे सिसक रही थी। उसने उसे शांत करते हुए कहा, मैडम, शांत हो जाए। इस तरह से मोबाइल आपको भेजना और बाद में उसमें ये फोटो होना कोई नॉर्मल बात नहीं हो सकती। जरूरी ये किसी ने जानबूझकर किया है। नज की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर नज की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, मतलब? नज ने प्यार से कहा, मैडम, सर बहुत रिच है, इसलिए कई सारी लड़कियां उनके पीछे पड़ी रहती हैं। हो सकता है कि यह किसी की साजिश हो, ताकि आपके और सर के बीच में गलतफहमी पैदा हो सके। नज की बात सुनकर चांद की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा कर सकता है, पर फिर उसे कुछ दिन पहले वर्तिका और व्योम दोनों की करीबी याद आ गई। उसने रोते हुए कहा, नहीं, वो सच में उनकी प्रेमिका है। आप बाहर जाइए, हमें थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है। प्लीज, आप बाहर जाइए। चांद की बात सुनकर नस कुछ कहना चाहती थी, पर चांद की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो साइड टेबल पर मोबाइल रखकर चुपचाप वहां से बाहर चली गई। वहीं चांद अभी भी रोते हुए उन तस्वीरों को याद कर रही थी। हालांकि उसका दिल व्योम पर यकीन करना चाहता था, पर बचपन से जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, उसके बाद उसका दिमाग उसे इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। रोते रोते चांद की आंख लग गई और वह बेड पर पेट के बल लेट गई, क्योंकि पीठ पर जख्म होने की वजह से वो पीठ के बल नहीं लेट सकती थी। चांद अभी थोड़ी देर सो ही रही थी कि रूम का दरवाजा खोलकर व्योम अंदर आया। अंदर आते ही उसका ध्यान बेड पर सो रही चांद पर गया। उसे सोया हुआ देखकर उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो वहां से सीधा क्लोजेट की तरफ कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। वापस आने के बाद भी चांद को सोया हुआ देखकर व्योम उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए चांद की आंखों को देखा। उसे कुछ अजीब लगा। चांद की पलकें नींद में भीगी हुई थी, जिसे देखकर व्योम ने खुद से कहा, ये रोई थी? ये लड़की इतना रोती क्यों है, जैसे आंख में पानी की टंकी फिट की गई हो। कहते हुए उसे हंसी आ गई। उसने चांद के माथे को चूमकर धीरे से उसके छोटे से गालों को खींचते हुए कहा, मेरी क्यूट वाइफी, कहकर वो वहां से स्टडी रूम में अपना काम करने के लिए चला गया। शाम के वक्त चांद की आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गई। अब पहले के मुकाबले उसे अपनी बॉडी में कम दर्द महसूस हो रहा था। कुछ देर तक बैठे रहने के बाद उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। सब कुछ याद करके उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो अभी रो ही रही थी कि तभी रूम का दरवाजा खुला। चांद ने जल्दी से अपने आंसू साफ करके दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर सावित्री जी और अध्याय खड़े थे। उन दोनों ने चांद की तरफ देखकर प्यार से कहा, भाभी। उन दोनों की आवाज सुनकर चांद बस मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखने की कोशिश करने लगी, पर अभी भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अध्याय ने अंदर जाकर चांद के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, भाभी, आप यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो चुकी है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। चलिए हम लोग नीचे चलकर बैठते हैं। थोड़ी देर के लिए गार्डन में खुली हवा में बैठने से आपको भी अच्छा लगेगा। अध्याय की बात सुनकर चांद ने कुछ नहीं कहा। चांद के चेहरे को देखकर उसने कहा, भाभी, क्या आप रो रही थी? क्या आपको दर्द हो रहा है? प्लीज बताइए भाभी। अध्याय की बात पर चांद ने जल्दी से कहा, नहीं, हमें दर्द नहीं हो रहा है, हम ठीक हैं।
चांद की बात सुनकर अध्याय उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखने लगा। चांद के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो सच में रो रही थी। सावित्री जी भी अब तक उनके पास आ गई थी। उन्होंने भी चांद की आंखों की तरफ देखते हुए कहा, चांद, सच सच बताइए, आप रो रही थी ना बेटा, क्या हुआ? सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने उनकी तरफ देखा और अगले ही पल फिर से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अध्याय और सावित्री जी दोनों को घबराहट होने लगी। चांद ने आगे बढ़कर सावित्री जी को गले लगाते हुए कहा, दर्द हो रहा है दादी माँ। चांद उन्हें सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से व्योम, सावित्री जी और अध्याय के बीच में लड़ाई हो। वो अपनी वजह से किसी के बीच में लड़ाई नहीं करवा सकती थी। चांद की बात सुनकर सावित्री जी ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, तो आप इसलिए रो रही हैं? कोई बात नहीं बेटा, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद आपको ये दर्द नहीं होगा। हम है ना, हम डॉक्टर से बात करेंगे, वो हमारी चांद को कोई दर्द नहीं होने देंगे। सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने बस आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। अध्याय को कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि चांद दर्द की बात कर रही थी, जबकि उसकी आंखों में कुछ और दर्द नजर आ रहा था। पर उसने ज्यादा जोर नहीं दिया और ना ही चांद से जबरदस्ती कुछ पूछा। चांद की तरफ देखते हुए उसने कहा, ओके भाभी, आप मेरे साथ बाहर चलिए। आप बाहर खुली हवा में थोड़ी देर तक बैठेगी तो आपको अपने दर्द से राहत मिलेगी। खुली हवा में आपको अच्छा लगेगा। अध्याय की बात सुनकर चांद ने उसकी तरफ देखकर बस अपना सिर हिला दिया। उसे भी इस कमरे में घुटन हो रही थी। वह भी 2 पल के लिए बाहर जाकर घूमना चाहती थी। अध्याय ने चांद की तरफ देखा और झट से उसे गोद में उठा लिया। चांद हैरानी से बोली, अध्याय भैया, हम चल सकते हैं। हमारी पीठ पर जख्म हुआ है, पर हम बिल्कुल ठीक हैं। चांद की बात सुनकर अध्याय हंसते हुए बोला, अरे भाभी, अपने हैंडसम और स्ट्रॉन्ग देवर को अपनी स्ट्रॉन्गनेस भी तो दिखाने दीजिए। आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं कितना स्ट्रांग हूं। अध्याय की बात सुनकर चांद उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगी। उसके एक्सप्रेशन देखकर अध्याय ने कहा, मतलब ताकतवर भाभी, आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं कितना ताकतवर हूं। वो लोग बाहर जा ही रहे थे कि तभी व्योम स्टडी रूम से वापस रूम में आ गया। चांद को उठा हुआ देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अध्याय को घूरकर देखा, जिसने चांद को अपनी गोद में उठाया हुआ था। व्योम के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अध्याय ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, चलिए भाभी। कहते हुए वो चांद को लेकर बाहर जाने ही वाला था कि व्योम ने उसे रोकते हुए कहा, तुम मेरी वाइफ को लेकर कहाँ जा रहे हो? अगर उसे कहीं जाना होगा तो मैं उसे लेकर जा सकता हूँ, उसे नीचे उतारो। व्योम की बात सुनकर अध्याय बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। अध्याय की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे घूरना नहीं है, जो कहा है वो करना है, उतारो उसे नीचे। व्योम की बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, अरे, हम थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है आपकी? सावित्री जी की बात पर भी व्योम ने उनकी तरफ देखकर नॉर्मल लहजे में कहा, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर मेरी वाइफ को कहीं बाहर जाना है तो उसका हस्बैंड है उसे बाहर ले जाने के लिए, इसलिए अध्याय को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। व्योम की बात सुनकर अध्याय ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, पर भाई, भाभी मेरी भाभी ही नहीं बल्कि मेरी दोस्त भी है और उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। वैसे भी आप अपने काम में बहुत बिजी रहते हो, आपका एक एक पल बहुत कीमती है, तो आप अपना कीमती वक्त यहाँ पर बर्बाद। अध्याय की बात पूरी होने से पहले ही व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, मैं अपना पूरा वक्त अपनी वाइफ पर बर्बाद करूंगा। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं अपना वक्त कहां पर बर्बाद करूं और कहां नहीं? व्योम की बात सुनकर अध्याय का चेहरा लटक गया। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, भाभी, क्या आप मेरे साथ नहीं चलना चाहती? चांद ने एक बार भी व्योम की तरफ नहीं देखा था। उसने अध्याय के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, अध्याय भैया, हमें नीचे चलना है, प्लीज हमें लेकर चलिए ना। चांद की बात सुनकर अध्याय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने सावित्री जी की तरफ देखा तो सावित्री जी ने भी व्योम को घूरते हुए कहा, हमारी चांद चाहती है तो वह नीचे आएगी, अगर आपको नहीं आना तो आप यहाँ पर बैठकर रह सकते हैं, चलिए। अध्याय। सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय ने दांत दिखाते हुए कहा, जी दादी माँ। कहते हुए उसने चांद को अच्छे से गोद में लिया और उसे लेकर बाहर जाने लगा। वहीं व्योम जाती हुई चांद को देख रहा था, जिसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। उसने गुस्से से कहा, उसने मुझे इग्नोर किया, पर उसने मुझे इग्नोर क्यों किया? कहते हुए व्योम भी बाहर आ गया।
अध्याय चांद को लेकर सीधा गार्डन एरिया में आ गया, जहां पर एक बेंच लगा हुआ था। उसने चांद को बेंच पर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। सावित्री जी भी उनके पास आकर बैठ गई। चांद चुपचाप अपनी खाली आंखों से गार्डन में खिल रहे फूलों को देख रही थी। अध्याय ने प्यार से कहा, वॉट हैपन्ड भाभी, कुछ तो हुआ है, आप बात क्यों नहीं कर रही है? आपने कहा था ना कि मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड से सारी बातें शेयर कर सकती हैं। अध्याय की बात सुनकर चांद ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम बस ये सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी में ऐसे फूल क्यों नहीं है, हमारी जिंदगी में सिर्फ कांटे क्यों आते रहते हैं? क्या भगवान ने हमारी किस्मत में सिर्फ कांटे ही लिखे हैं? चांद की बात सुनकर अध्याय कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने हैरानी से कहा, भाभी क्या हुआ है? क्या भाई ने कुछ कहा आपसे? क्या आपकी भाई के साथ लड़ाई हुई है, या फिर किसी और ने आपसे कुछ कहा है? अध्याय की बात सुनकर चांदनी ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। काफी देर तक वहां पर बैठने के बाद अध्याय चांद को वापस उसके रूम में छोड़कर आ गया। रूम में आने के बाद चांद चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। उसने दोबारा मोबाइल को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। चांद के खुद को इग्नोर करके जाने के बाद व्योम, जो कि दोबारा अपने काम पर लग गया था, वह वापस रूम में आ गया। उसने चांद को चुपचाप बेड पर बैठे हुए देखकर उसके पास आते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? व्योम को अपने सामने देखते ही चांद की आंखों के सामने व्योम और वर्तिका दोनों की तस्वीर घूमने लगी। उसने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया। चांद को इस तरह से खुद से चेहरा फेरते हुए देखकर व्योम हैरान हो गया। उसने चांद के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? व्योम की बातें सुनकर चांद ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमें छुइए मत, हमें पसंद नहीं है आपका छूना। चांद की बात सुनकर व्योम की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी बीवी कह रही थी कि उसे उसका छूना पसंद नहीं है, जबकि वह उसके भाई के साथ, उसके दोस्त के साथ, यहां तक कि किसी और बच्चे के साथ भी कंफर्टेबल हो जाती थी। व्योम ने चांद के छोटे से चेहरे को मजबूती से दबाते हुए कहा, अच्छा तुम्हें पसंद नहीं है मेरा छूना, तो किसका छूना पसंद है तुम्हें? हस्बैंड हूं तुम्हारा, तुम्हें छूने का हक है मेरा। व्योम की बात सुनकर चांद की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखते ही व्योम का गुस्सा पल भर में छूमंतर हो गया और उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने चांद के छोटे से चेहरे पर अपने हाथों की पकड़ ढीली करके प्यार से कहा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो और इस तरह से गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा करती हो तो बिल्कुल जंगली बिल्ली लगती हो और मेरी मासूम सी नन्ही बिल्ली अचानक से जंगली बिल्ली बनने के बाद खतरनाक लग रही है। क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। चांदनी रोते हुए बोली, आप बहुत ज्यादा बुरे हो, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, कहते हुए चांद सिसकते लगी। एपिसोड 80। चांद की बात सुनकर और उसे इस तरह से रोते हुए देखकर व्योम ने प्यार से कहा, ठीक है, बात मत करना, पर ये तो बता दो कि गुस्सा क्यों हो, और मैं बुरा क्यों हूं? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो तुम मुझे बुरा बोल रही हो? मैंने तो तुम्हारे महादेव की सारी बातें मानी है, तुमने जो जो कहा था मैंने सब कुछ किया है, फिर भी तुम इस तरह से रोते रोते मुझे बुरा बोल रही हो। मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हें पता भी है? व्योम की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। व्योम मासूम सा चेहरा बनाकर चांद की तरफ देख रहा था, जैसे चांद ने उसके साथ बहुत गलत किया हो। चांद अभी भी रो रही थी। व्योम ने प्यार से उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, क्यों रो रही हो? बताओ, एक बार बता दो, उसके बाद बात मत करना। उसके बाद जितनी देर तक गुस्सा रहना है रह लेना, मैं जिद नहीं करूंगा। अब बताओ क्या हुआ है? व्योम की बात सुनकर चांद रोते हुए बोली, आप फिर से अपनी प्रेमिका के पास गए थे ना? जब आप उनसे प्यार करते हैं तो फिर हमारे पास क्यों आते हैं? क्यों हमें उम्मीद देते हैं कि आप हमें अपनी पत्नी मानते हैं? क्या आप हमारा मजाक बना रहे हैं या फिर हमारी लाचारी को देखकर हम पर दया दिखा रहे हैं? चांद की बात सुनकर व्योम हैरानी से उसे देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चांद को कैसे पता चला कि वो वर्तिका के पास गया था। व्योम के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर चांद को यकीन हो गया कि सच में वह तस्वीर व्योम और वर्तिका की ही थी और वे दोनों सच में एक दूसरे से मिले थे। चांद रोते हुए बोली, हमने तो कहा था ना, अगर आप अपनी प्रेमिका के साथ रहना चाहते हैं तो हम चले जाएंगे आपकी जिंदगी से, बहुत दूर चले जाएंगे, कभी भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि प्रेम जबरदस्ती नहीं किया जाता। अगर आप किसी और से प्रेम करते हैं तो आपको उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ना कि हमारे साथ अपने जीवन का अमूल्य समय बर्बाद करना चाहिए।
चांद की शुद्ध हिंदी सुनकर व्योम की आंखें अजीब सी हो गईं। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अमूल्य, प्रेम जबरदस्ती, ये सब क्या है? चांद ने आंसू भरी आंखों से व्योम की तरफ देखते हुए कहा, आपको समझ नहीं आएगा और हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। आप चले जाइए यहां से। कहते हुए चांद ने व्योम को खुद से दूर करने की कोशिश की। व्योम ने झटके से चांद को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके गालों को खींचते हुए कहा, अच्छा, मुझे बताओ मैंने क्या किया जो इतना गुस्सा हो रही हो? और रही बात प्रेमिका की, तो वह मेरी प्रेमिका नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। हाँ, वह पास्ट में मेरी प्रेमिका थी, लेकिन उसके बाद मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। कसम से मुझ पर भरोसा करो ना। क्या मैं तुम्हें झूठा लगता हूं? व्योम की बात सुनकर चांद सिसकते हुए बोली, पूरी दुनिया झूठी है। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना, किसी पे भी नहीं। कहते हुए चांद अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करने लगी। रो रोकर उसका चांद जैसा चेहरा लाल हो चुका था और इस वक्त उसकी नाक भी टमाटर की तरह लाल हो गई थी। उसकी लाल लाल नाक को देखकर व्योम ने आगे बढ़कर उसकी नाक पर हल्के से काटते हुए कहा, यू नो वॉट, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो, बिल्कुल पके हुए टमाटर की तरह। मेरा दिल करता है। व्योम की बात सुनकर चांद अपना चेहरा ऊपर उठाकर डरते हुए बोली, हम आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। आपको उसके लिए हमें मारकर खाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप नरभक्षी हैं और आपने हमें बताया भी नहीं। कहते हुए चांद डरी हुई नजर से व्योम की तरफ देखकर उसकी गोद से निकलने की कोशिश करने लगी। व्योम, जो कि चांद के प्यारे से चेहरे को देखकर बस उसे देखे जा रहे थे, चांद की बात सुनकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, क्या? नरभक्षी? तुम्हारा मतलब इंसान खाने वाला? व्योम की बात सुनकर चांद रोते हुए बोली, आप इंसान कहते हैं? आप इंसान खाने वाले शैतान हैं। भगवान ने खाने के लिए इतना कुछ बनाया है, पर आप लोग पहले जानवर और अब इंसान खाने लगे। आप नरभक्षी हैं। हमें आपके साथ नहीं रहना, छोड़िए हमें। हम आपको खुद को खाने नहीं देंगे। हम आपकी जिंदगी से चले जाएंगे, पर आप हमें मत खाओ। चांद की बात सुनकर बेचारे व्योम को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी बीवी उसे शैतान समझ रही थी। उसने खुद से कहा, लगता है कि दुनिया मुझे शैतान समझने लगी, तो मैं खुश हो रहा था। इसलिए भगवान ने सोचा कि तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी इनोसेंट क्वीन को भेज देता हूं, जो तुम्हें भी शैतान समझे, वह भी असली वाला। ओ गॉड, इसे लगता है कि मैं सच में खाने वाला हूं। अब क्या करूं? ये बेवकूफ लड़की मुझे सच में पागल कर देगी। व्योम ये सब सोच ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि चांद जोर जोर से रोना शुरू कर चुकी है। उसने चांद की तरफ देखकर इरिटेट होते हुए कहा, रोना बंद करो, वरना अभी के अभी मैं तुम्हारी बिरयानी बनाकर खा जाऊंगा। व्योम की बात सुनते ही बेचारी चांद की हालत खराब हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसके मुंह से आवाज ना निकले। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे और वह वैसे ही सिसक सिसक कर रो रही थी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर व्योम ने उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से कहा, रोना बंद करो, इस तरह से क्यों रो रही हो तुम? व्योम के सीने से लगकर चांद सिसकते हुए बोली, आप अपनी प्रेमिका के लिए हमें मार डालोगे और सच में हमारी बिरयानी बनाओगे, पर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप इंसान क्यों खाते हो? भगवान ने इतनी सारी चीजें बनाई है, आपको पता नहीं है? जो इंसान दूसरों को तकलीफ देता है, दूसरे जीवों को हानि पहुंचाता है, उसे नर्क में जगह मिलती है और वहां पर यमराज के दूत उसे गर्म तेल में तलते हैं। आपके साथ भी यही होगा। चांद की बात सुनकर व्योम को हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्या उन लोगों ने तुम्हें भी तेल में तला था? व्योम की बात सुनकर चांद रोते हुए बोली, नहीं, पर यह सच है। आप हमें मारना चाहते हो ना? आप बहुत बुरे हो। छोड़ो हमें आपसे बात ही नहीं करनी। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसे और अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मुझे भी अब तुमसे बात नहीं करनी है। मुझे तो सीधा तुम्हें खाना है। अच्छा, मुझे बताओ कि पहले मैं तुम्हारे शरीर के किस हिस्से को खाऊं? तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे गोरे गोरे गालों को, या फिर तुम्हारे पैरों को? ज्यादा टेस्टी क्या होगा? आई थिंक ज्यादा टेस्टी तुम्हारे होंठ है। मुझे लगता है कि पहले मुझे तुम्हारे होठों को ही चखना चाहिए। व्योम की बात सुनकर चांद और जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर व्योम हंसते हुए बोला, तुम कितनी बड़ी इडियट हो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं इंसान खाता हूं? बच्चों की तरह रोना बंद करो। मैं इंसान नहीं खाता, मैं खुद एक इंसान हूं। आई एम नॉट नरभक्षी। व्योम की बात सुनकर चांद रोते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हैं ना? आप पहले हमें बहकाना चाहते हो, उसके बाद आप हमें काटोगे ना? हम जानते हैं,
आप सच में ऐसा ही करोगे? अपनी इनोसेंट बीवी की बातें सुनकर अब व्योम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने तो बस ऐसे ही कह दिया था कि वह उसे खाना चाहता है, पर अब उसकी बीवी यह सोच रही थी कि वह उसके हाथ पैर काटकर उसकी बिरयानी बनाने वाला है। व्योम ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा, तुम इतनी क्यूट हो। चांद रोते हुए बोली, तो आपने तो कहा ना कि टेस्टी और क्यूट चीजें खाई जाती हैं, इसलिए आप हमें खा जाओगे। आप अपनी प्रेमिका के साथ शादी करना चाहते हो ना, इसलिए पहले आप हमें रास्ते से हटाना चाहते हो, हमने मूवी में देखा था। चांद रोते हुए बोल रही थी। वहीं बेचारे व्योम का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसने अपने बाल खींचते हुए कहा, सबसे पहले ये प्रेमिका प्रेमिका कहना बंद करो। वह मेरी कोई नहीं लगती, समझ आए तुम्हें? मेरी सिर्फ एक बीवी है, और वह तुम हो बेवकूफ लड़की। अब मुझे बताओ कि यह तुमको कैसे पता चला कि मैं उस चुड़ैल से मिलने गया था? व्योम के मुंह से वर्तिका के लिए चुड़ैल सुनकर चांद ने अपने मुंह पर हाथ रखकर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, आप कितने बुरे हैं। आप अपनी प्रेमिका की बुराई कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उन्हें पता चला तो वह आपको छोड़कर चली जाएगी। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुम्हें पसंद आ गई हो और तुम उसके साथ शादी वादी करना चाहती हो? व्योम की बात सुनकर चांद ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं आप? वह भी स्त्री है और हम भी स्त्री है, हम उनसे विवाह क्यों करेंगे? चांद की बात सुनकर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, सुना तो होगा ना, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, तो तुम भी कुछ भी कर सकती हो। वैसे भी आजकल फैशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। लड़कियां लड़कियों से और लड़के लड़कों से शादी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सबका दिमाग खराब हो चुका है। व्योम की बातें सुनकर चांद हैरानी से बोली, क्या सच में? चांद अपना रोना भूल चुकी थी और बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर व्योम की तरफ देख रही थी। व्योम ने उसके गोरे गोरे गालों को खींचते हुए कहा, सच में? वैसे मुझे बताओ कि तुम इतनी क्यूट क्यों हो और इतना रोती क्यों हो? क्या तुम्हारी आंखों में आंसुओं की टंकी सच में फिट की हुई है? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी आंखों को खोलकर देखना होगा। व्योम ने जैसे ही यह कहा, चांद ने दोबारा रोना शुरू कर दिया। उसे रोते हुए देखकर व्योम ने अपने बाल खींचते हुए कहा, अरे अब क्यों रो रही हो? मैंने क्या किया? चांद रोते हुए बोली, आप हमारी आंखें निकालकर हमें अंधा करना चाहते हैं, है ना? ताकि हम आपको और आपकी प्रेमिका को देख न पाएं। चांद की बात सुनकर व्योम ने खुद से कहा, ओ माय गॉड, मेरी बीवी को मैं कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा था, ये तो एक्स्ट्रा वाली बेवकूफ निकली। इतनी खतरनाक थॉट्स इसके दिमाग में आते कैसे हैं? भगवान बचा लो, मुझे बचा लो। व्योम अग्रहत्री, जो खुद को भगवान से ऊंचा समझता था, आज वह भगवान को ही खुद को बचाने के लिए कह रहा था। वही चांद दोबारा रोना स्टार्ट कर चुकी थी। बेचारी मासूम यही सोच रही थी कि उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ रहने के लिए उसे मार डालेगा, उसके हाथों को पैरों को काटकर सच में बिरयानी बनाकर खा जाएगा। वह यही सब सोच रही थी कि वह एक नरभक्षी के साथ कैसे रह रही है। तभी व्योम ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, रोना बंद करो, वरना मैं तुम्हें किस कर लूंगा। व्योम की बातें सुनकर चांद ने अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखकर जल्दी जल्दी अपना सरनामे हिलाया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर व्योम ने एक हाथ से उसकी कमर को होल्ड किया। उसने अच्छे से उसकी कमर को पकड़ा हुआ था ताकि उसकी चोट पर ध्यान न लग जाए। उसने धीरे से चांद के चेहरे के करीब आते हुए कहा, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने सच में तुम्हें खा लिया तो फिर क्या करोगी तुम? क्या तुम मुझे दिल बैक पाओगी? कहते हुए व्योम की आवाज डरावनी हो गई। चांद बेचारी की हालत रो रो कर खराब हो चुकी थी। व्योम को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बीवी को शांत कैसे करे। उसने गहरी सांस लेकर चांद के छोटे से चेहरे की तरफ देखा और उसके छोटे छोटे हाथों को उसके मुंह से हटाते हुए कहा, यू नो वॉट, तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी प्रेमिका की जरूरत नहीं है। अगर मुझे किसी को प्रेमिका बनाना होगा तो मैं तुम्हें ही बनाऊंगा, समझ गई तुम? व्योम की बात सुनकर चांद आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर फिर वो फोटो। चांद के मुंह से फोटो सुनकर व्योम की आंखें अजीब तरह से चमकने लगी। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यह जरूर उसी चुड़ैल की साजिश है। पहले ही कहा था, इस बार मुझे इरिटेट मत करना, पर लगता है कि उसे मरने का बहुत शौक है। सोचकर व्योम ने प्यार से कहा, अच्छा मुझे दिखाओ कौन से फोटो है, और यह भी बताओ कि तुम्हारे पास फोटो आए कैसे। बुद्धू लड़की, क्या तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है कि कोई तुम्हें और मुझे अलग करने के लिए जानबूझकर यह सारी साजिश कर रहा है?
तुम्हें पता है ना कि साइंस कितना आगे बढ़ गया है, तो साइंस में ऐसी तस्वीर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। व्योम की बात सुनकर चांद ने उसकी तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या सच में? चांद के मासूम से चेहरे को देखकर व्योम ने उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, नहीं, झूठ, मैं मजाक कर रहा था। सच में मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था और मैं तुम्हारे हाथ पैर काटकर तुम्हारी बिरयानी बनाने की रेसिपी उसी से पूछ रहा था। वह खूनी है ना? व्योम की बात सुनकर चांद ने फिर से रोना शुरू कर दिया। एपिसोड 81। उसे दोबारा रोते हुए देखकर व्योम ने कहा, रोना बंद करो माय क्यूटी पाए। मैं कोई बिरयानी की रेसिपी नहीं पूछ रहा था। मैं उस चुड़ैल की मदद करने के लिए गया था, पर मुझे क्या पता था कि उसने मेरे लिए साजिश रची थी। ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है। तुम ज्यादा क्यूट हो ना, इसलिए तुमसे जलती है। वो चाहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर उसके साथ चला जाऊं, इसलिए वो ये सब कुछ साजिश कर रही है ताकि तुम्हारे और मेरे बीच में गलतफहमी क्रिएट हो जाए। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? रुको, मैं तुम्हें अभी यकीन दिलाता हूं। कहते हुए व्योम ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और वर्तिका का नंबर डायल करते हुए चांद की तरफ देखते हुए कहा, जब तक मैं बात कर रहा हूं तुम चुपचाप हमारी बातें सुनना, ठीक है? और मेरी बातों को गलत एंगल से बिल्कुल भी मत सोचना, वरना तुम्हारे दिमाग को निकालकर उसके अंदर का भूसा निकलकर फिर से दिमाग लगा दूंगा। व्योम की बात सुनकर चांद डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। वो अभी भी व्योम पर शक कर रही थी। व्योम ने चांद को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था। व्योम ने जल्दी से वर्तिका का नंबर डायल कर दिया। 2 रिंग के बाद फाइनली वर्तिका ने कॉल उठा लिया। व्योम ने बड़े प्यार से कहा, वर्तिका तुम घर पहुंच गई? व्योम की बात सुनकर दूसरी तरफ से वर्तिका ने प्यार से कहा, हाँ माय स्वीट हार्ट, मैं अभी घर पहुंच गई। वर्तिका के मुंह से स्वीट हार्ट सुनकर चांद की आंखों में आंसू आ गए। व्योम ने चांद की तरफ देखा और फिर कॉल पर गुस्से से कहा, वर्तिका ये क्या बकवास है? मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है, तो फिर तुम मुझे स्वीट हार्ट, जानू, सोना, बाबू ये कहना बंद करो। मैं अब शादीशुदा हूं और मेरी लाइफ में मेरी बहुत ब्यूटीफुल वाइफ है। मुझे उसके अलावा किसी और के मुंह से ये सब सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। व्योम की बात है सुनकर चांद का रोना बंद हो गया और उसके गोरे गोरे गाल लाल हो गए। दूसरी तरफ से वर्तिका ने कहा, व्योम तुम भले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, पर मेरा क्या? मैं तो अभी भी वहीं पर हूं जहां पर तुमने मुझे छोड़ा था। तुम मुझसे शादी करने वाले थे, पर तुमने उस गवार से शादी कर ली और अब उसके साथ अपनी जिंदगी जीने के सपने देख रहे हो। आखिर क्या है उस गवार में? ना शक्ल है, ना सूरत है, ना स्टैंडर्ड है, ना बोलने की तमीज है, ना उसे इंग्लिश आती है। क्या तुम उसे 4 लोगों के बीच लेकर जा पाओगे? तुम्हारी बेइज्जती होगी। बेइज्जती? सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुमने एक गवार के साथ शादी कर ली है। मैं जानती हूं कि तुम्हें मेरी बातों पर गुस्सा आ रहा होगा, पर यही सच्चाई है और तुम्हें सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही होगा। अभी भी वक्त है, व्योम उसे छोड़कर अपनी लाइफ में आकर बैठ जाओ। वर्तिका की बात है सुनकर चांद का चेहरा नीचे झुक गया। उसने खुद से कहा, सही तो कह रही है, हम व्योम के लायक नहीं है, इसलिए शायद ये हमसे ज्यादा उनके करीब है। हमें इनसे दूर चले जाना चाहिए। हमारी वजह से सच में व्योम की जिंदगी खराब हो जाएगी। चांद का नीचे झुका हुआ चेहरा देखकर वो व्योम ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके प्यार से कहा, ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। क्या तुम अग्निहोत्री मैंशन आ सकती हो? मुझे तुमसे बात करनी है और तुमको बताना भी है कि मेरे लिए तुम जरूरी हो। कहते हुए व्योम ने चांद को पकड़ा तो चांद के हाथ पैर मजबूत हो गए। व्योम की बात सुनकर चांद ने अपने मुंह पर हाथ रखा और अपनी आवाज को रोकने की कोशिश करने लगी। चांद की आंखों से तेजी से आंसू निकल रहे थे। वो बर्दाश्त कर नहीं कर पा रही थी कि व्योम उसे खुद से दूर करने के लिए वर्तिका को यहां पर बुला रहा है। कॉल करने से पहले तक व्योम की बातें और कॉल पर रखने तक बातें पूरी तरह से बदल चुका थी। वर्तिका ने जैसे ही व्योम की बात सुनी कि वह उसके साथ अपनी लाइफ बिताने के लिए कुछ सोचना चाहता है, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अभी अभी आहूजा मैंशन पहुंची थी। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, ठीक है, मैं अभी आ रही हूं, आधे घंटे में अग्निहोत्री मैंशन पहुंच जाऊंगी। कहते हुए वर्तिका वापस पलटकर अपनी कार में बैठकर अग्निहोत्री मैंशन के लिए निकल गई। वर्तिका ने प्यार से कहा, तुम सच में मेरा इंतजार करोगे न व्योम? वर्तिका की बात सुनकर व्योम ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, बिल्कुल तुम्हारा इंतजार करने के लिए ही तो बैठा हूं यहां पर। तुम जल्दी से आ जाओ, तब तक मैं जरूरी काम निपटा लेता हूं। कहते हुए व्योम ने कॉल कट कर दिया और चांद की तरफ देखने लगा।
चांद अपना चेहरा नीचे झुकाकर चुपचाप से सिसक रही थी। अब वो उसकी गोदी से उठने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, ना ही व्योम पर गुस्सा कर रही थी। व्योम ने चांद का चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो चांद का रो रो कर छोटा सा चेहरा लाल हो चुका था, और शायद चांद वर्तिका के मुंह से खुद के लिए इतना सब कुछ सुनकर उसका छोटा सा दिल टुकड़ों में टूट चुका था। व्योम ने उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरकर प्यार से कहा, क्यों रो रही हो चांद? हमें माफ कर दीजिए, हम गलत थे। हमें लगा कि आप हमारे पति हैं तो हम आप पर हक जता सकते हैं, पर हम तो इस लायक ही नहीं है। आप अच्छी लड़की के साथ रहना डिजर्व करते हैं, हम आपके लायक नहीं हैं। हम अब कभी गुस्सा नहीं करेंगे, हमें छोड़ दीजिए, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। आप अपनी प्रेमिका के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, हम सच में कभी आप दोनों के बीच में नहीं आएंगे। चांद की बात सुनकर व्योम चुपचाप उसके छोटे से चेहरे की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर पहले तक जो चांद लड़ रही थी कि वह उसका पति है, अब उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका था। व्योम चांद की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। चांद ने रोते हुए कहा, नहीं, हमें नहीं देखना, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। चांद की बात सुनकर व्योम जल्दी से पलटकर चांद की तरफ देखा और उसके ड्रेस की जीप को खोलकर उसके घाव को देखने लगा। चांद ने रोते हुए कहा, इस तरह से मत देखिए, हमें तकलीफ होती है, आपकी प्रेमिका को भी गुस्सा आएगा अगर उन्हें पता चला तो। चांद की बात सुनकर व्योम ने प्यार से उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, आई डोंट टेक केयर, उसे फर्क पड़ता है या नहीं, तुम बस उसके आने का इंतजार करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे उससे कितना प्यार है और कितना नहीं। व्यायाम की बात है सुनकर चांद को फिर से रोना आ गया। उसका पति उसके ही सामने अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहा था। चांद के छोटे से चेहरे को देखकर व्योम ने उसे गोद में उठाकर खड़ा हो गया। चांद उसकी गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी, पर फिर उसने व्योम से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, नहीं उसने व्योम की तरफ देखा, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वो सच में भी उनके लायक नहीं है। चांद के झुके हुए चेहरे को देखकर व्योम ने धीरे से कहा, मुझे एक बात बताओ कि तुम मेरी कौन हो? चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर धीरे से कहा, जबरदस्ती की पत्नी, दादी माँ ने आपसे हमारी शादी जबरदस्ती करवाई है ना? आप तो हमसे शादी नहीं करना चाहते थे, सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। अगर हम दादी माँ को नहीं मिलते तो वह आपसे इस तरह से जबरदस्ती नहीं करती। आपको ये शादी निभाने की जरूरत नहीं है, हम दादी माँ से बात करेंगे, वो आपसे कुछ नहीं कहेगी, हम वादा करते हैं। आपको जिसके साथ रहना है, जिसके साथ जिंदगी बितानी है, जिसके साथ आप खुश हैं, आप उसी के साथ रहिए। हम कोई नहीं होते आपकी जिंदगी बर्बाद करने वाले। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम मुझे बताओगी कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है या आबाद? अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, वरना जो बचा कूचा कुछ दिमाग है वह भी खत्म हो जाएगा। अब नीचे चलो, क्योंकि अब बहुत इंटरेस्टिंग तमाशा स्टार्ट होने वाला है। कहते हुए व्योम चांद को लेकर लिविंग रूम में आ गया। व्योम की गोद में चांद को देखकर अध्याय और सावित्री जी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर तभी सावित्री जी का ध्यान चांद की आंखों में चमक रहे आंसुओं की बूंद पर गया, जिसे देखकर उन्होंने व्योम को घूरते हुए कहा, क्या किया आपने जो हमारी बच्ची इस तरह से रो रही है? लगता है कि आपकी टांगें तोड़नी होगी। सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वह अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया और हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर व्योम ने दांत पीसते हुए कहा, लगता है आजकल दांत दिखाने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है, क्या होगा अगर सारे दांत टूट जाए? व्योम की बातें सुनकर अध्याय ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। चांद अभी भी चुपचाप उसकी गोद में थी। चांद को अध्याय और दादी माँ के सामने इस तरह से व्योम की गोद में रहने में शर्म तो आ रही थी, पर व्योम तो व्योम था, उसे कहाँ किसी चीज से फर्क पड़ने वाला था। व्योम ने चांद को सोफे पर बिठाते हुए कहा, यहीं पर बैठो और तमाशा का इंतजार करो। उसके इतना कहते ही उसके कान में डोर बेल की आवाज पड़ी। डोर बेल की आवाज सुनकर एक सर्वेंट ने जल्दी से जाकर लिविंग रूम का दरवाजा खोला। दरवाजा पर इस वक्त वर्तिका खड़ी थी, जिसके चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक नजर आ रही थी। वर्तिका को देखते ही अध्याय और सावित्री जी दोनों की आंखें छोटी हो गई। वही चांद बेचारी अपना चेहरा नीचे झुकाकर बैठी हुई थी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाने की जहमत भी नहीं उठाई। वर्तिका ने अंदर के लोगों की तरफ देखा और दौड़ते हुए व्योम के पास आकर उसके गले से लग गई। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, तुम सोच भी नहीं सकते व्योम कि तुम्हारे मुंह से यह सुनकर कि तुम दोबारा हमारे रिश्ते के बारे में एक बार और सोचने वाले हो, मैं कितनी ज्यादा खुश हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, बहुत ज्यादा। तुम जैसे चाहोगे मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज मुझे अपनी जिंदगी में जगह दे दो प्लीज।
वर्तिका की बात सुनकर व्योम ने कुछ नहीं कहा। वर्तिका व्योम के गले से लगी हुई थी और उन दोनों को देखकर चांद रो रही थी। सावित्री जी और अध्याय उन दोनों को एक दूसरे के इतने पास देखकर गुस्से से भर गए थे। सावित्री जी ने चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? सावित्री जी की बात सुनकर व्योम अपने गले लगी हुई वर्तिका को बाजू से पकड़कर खुद से दूर करते हुए कहा, कुछ नहीं दादी माँ, कुछ लोगों को बस उनकी औकात याद दिलानी थी। व्योम की बात सुनकर सावित्री जी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगी। चांद को लगा कि वो उसकी बात कर रहा है, इसलिए उसका दिल और भी ज्यादा टूटने लगा। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था और वह अपने नाखून चबा रही थी। व्योम और वर्तिका को एक दूसरे के इतने करीब नहीं देख पा रही थी। साथ ही उसे व्योम की बातें भी दिल में चुभती हुई महसूस हो रही थी। क्या वो इतनी गई गुजारी थी कि व्योम उसे उसकी औकात याद दिलाना चाहता है? ये सोच सोचकर वो बेचारी खुद को रोने से रोक रही थी। तभी उसके कानों में वर्तिका के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वर्तिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो व्योम ने वर्तिका के हाथ को पीठ के पीछे मोड़ दिया था। वर्तिका ने चिल्लाते हुए कहा, व्योम व्हाट आर यू डूइंग? यह क्या कर रहे हो तुम? व्योम ने हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सिखा रहा हूं कि तमीज में कैसे रहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में घटिया बातें कहने की? तुम होती कौन हो? उसे गवार कहने वाली तुमने खुद को देखा है? खुद किसी भिखारी से कम नहीं हो, ऐसा लगता है जैसे रास्ते पर बैठे हुए भिखारी के कपड़े चुराकर पहने हैं तुमने। अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली लड़की मेरी बीवी को गवार कहती है? समझती क्या हो तुम खुद को? कहते हुए व्योम ने धक्का देकर वर्तिका को चांद के पैरों पर गिरा दिया। चांद ने डरते हुए अपने पैरों को ऊपर उठा लिया। वर्तिका हैरानी से व्योम की तरफ देखने लगी। उसने गुस्से से कहा, तुम इस 2 कौड़ी की गवार लड़की के लिए, जिसका कोई स्टेटस नहीं है, मेरे साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। व्योम अग्निहोत्री ने वर्तिका की बात सुनकर उसके पास आकर उसके बालों को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, 2 कौड़ी की नहीं है, वो लड़की मेरी बीवी है। अगर मैं किंग हूं तो वो मेरी क्वीन है। चांद मेरी क्वीन है। व्योम अग्निहोत्री की क्वीन होने के बाद उसकी औकात तुमसे कई ज्यादा बड़ी हो चुकी है, इसलिए अब चुपचाप उसके पैरों को पकड़कर माफी मांगो। तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं, वरना एक एक आंसू की कीमत तुम्हारे खून की बूंद से चुकानी होगी तुम्हें। व्योम की बात सुनकर वर्तिका की आंखें डर और घबराहट से बड़ी हो गई। उसे व्योम की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वही चांद भी हैरानी से व्योम की तरफ देख रही थी। चांद की आंखों में भी आंसू थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि व्योम उसके लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा है। गाइस, ये स्टोरी आगे तभी कंटिन्यू होगी जब इस पर 200 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, वरना आगे के एपिसोड नहीं आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।